अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 टॉपिक 9.1 रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आप लोगों को मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बताऊंगी कि बोर्ड में डायनामिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो हम इससे रिलेटेड जो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले उन्होंने बोला है कि व्हाट हैपन व्हेन सम लिक्विड इज प्लेस्ड इन अ क्लोज कंटेनर, कि जब भी हम किसी भी बंद कंटेनर में कोई भी लिक्विड रखते हैं तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इससे फेमिलियर होंगे कि एवेपोरेशन ऑफ द लिक्विड जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है, चाहे वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 1 है, 2 है। टेम्परेचर कम होगा तो एवेपोरेशन का रेट जो है वो स्लो होगा, बट एवेपोरेशन होगी। ठीक है, एवेपोरेशन का प्रोसेस ऐसा है जो हर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और ड्यूरिंग एवेपोरेशन प्रोसेस सम ऑफ द लिक्विड एनक्लोज्ड इन द कंटेनर चेंजेस टू वेपर। और एवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि जो कुछ लिक्विड हमने एनक्लोज किया हुआ कंटेनर में, उसमें से कुछ लिक्विड वेपर्स की शक्ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, when more liquid evaporates, वक्त के साथ साथ जब ज़्यादा लिक्विड evaporate करेगा तो all the space available above the surface of the liquid। ठीक है, ये हमने बंद कंटेनर में लिक्विड रखा हुआ है और यहाँ पे वेपर्स कलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वक्त के साथ साथ जो वेपर्स की कंसंट्रेशन है वो जो अवेलेबल स्पेस है अबव द, ये सरफेस ऑफ द लिक्विड है और ये सरफेस ऑफ द लिक्विड से ऊपर खाली स्पेस है जो वेपर्स के लिए अवेलेबल है। ठीक है, जब ये एंटायर स्पेस अब वेपर से ऑक्यूपाई हो जाती है तो यहाँ पे जो वेपर्स की कोलिजन है सरफेस के साथ वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ वेपर स्टार्ट कोलाइडिंग विद द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब जो वेपर्स हैं वो सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ कोलाइड करना शुरू होते हैं। जब वो वापस सरफेस ऑफ द लिक्विड के साथ कोलाइड करते हैं तो वो वापस क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, कोलाइड करने के बाद वो वापस कंडेंस हो जाते हैं और कंडेंस होने के बाद वो वेपर्स दोबारा किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो लिक्विड्स की वेपर में वेपर्स बनने का प्रोसेस और वेपर्स का वापस लिक्विड में कंडेंस होने का जो प्रोसेस है वो क्या रहता है, कॉन्टिन्यू रहता है। और फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है कि जब रेट ऑफ एवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाता है, कि जितनी तेजी से वेपर्स बन रहे हैं उतनी तेजी से वापस लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उस स्टेज वहाँ पे हम कहते हैं कि हमने एक बैलेंस अचीव कर लिया है। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के केस में, फॉरवर्ड केस में क्या हो रहा है, लिक्विड वेपर्स बन रहा है और रिवर्स में वेपर्स वापस किस में बन रहे हैं, लिक्विड्स बन रहे हैं। तो इस स्टेज में जब लिक्विड्स और वेपर्स के बीच में बैलेंस एस्टेब्लिश हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी लिक्विड को क्लोज कंटेनर में रखते हैं तो उसमें क्या है, एक वेपर्स और लिक्विड्स के बीच में अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड ही हम और भी क्वेश्चन और भी बातें डिस्कस करते हैं। व्हाई डू केमिकल रिएक्शंस नॉट एंड। ठीक है, कि हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास रिएक्शंस रिवर्सिबल भी हैं, इरिवर्सिबल भी हैं। जो रिवर्सिबल हैं वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते, उनका कभी भी एंड नहीं आता। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि जो केमिकल रिएक्शंस है वो कभी भी एंड नहीं होते। ठीक है, मैनी केमिकल रिएक्शंस डू नॉट एंड। इनकी रीजन क्या है कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि जिसमें रिएक्टेंट्स जब एक बार प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएं तो प्रोडक्ट्स उन्हीं कंडीशंस में किस में चेंज होना शुरू हो जाता है, वापस रिएक्टेंट्स में डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंडर सेम कंडीशंस हम इसलिए बोल रहे हैं कि लेट्स सपोज हमने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज किया है, तो जब प्रोडक्ट बनेगा तो वो 25 डिग्री सेल्सियस ही में वापस डिकम्पोज होकर हमें क्या देना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट्स। इस वजह से हम यहाँ पे अंडर सेम कंडीशन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, मैनी केमिकल रिएक्शंस डू नॉट एंड इन सच रिएक्शंस द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू रिएक्टेंट्स। ठीक है, कि रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन एंड प्रोडक्ट्स की रिएक्टेंट्स में कन्वर्जन क्या हो रही होती है, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रही होती है। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, और ये कभी भी एंड में नहीं जाते, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, तो ये इनकी रीजंस हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड क्यों नहीं होते। अब जो हमारा मेन टॉपिक है रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड, हम वो डिस्कस करेंगे।
फेडरल बोर्ड के पेपर में जो रिवर्सिबल रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो ये आता है, डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड गिव इट्स 3 एग्जांपल्स या 4 एग्जांपल्स। ठीक है, यही उनकी स्टेटमेंट होती है कि आपने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिफाइन करना है और उसके 3 से 4 आपने एग्जांपल्स देने हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हम देखते हैं, अ रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म द ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें ओरिजिनल रिएक्टेंट्स वापस दे देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन दोनों में प्रोसीड करता है अंडर सेम कंडीशंस। These reactions never end, ये कभी भी खत्म नहीं होते। All reversible changes physical और chemical occur simultaneously in both directions। ठीक है, जितने भी रिवर्सिबल चेंजेस हैं, चाहे वो फिजिकल हैं चाहे वो केमिकल हैं, वो दोनों डायरेक्शंस में, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों में हो रही होती हैं साइमल्टेनियसली। A double arrow in a chemical equation indicates that the reaction is reversible। कोई भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसमें डबल एरो हमने यूज किया हुआ है, तो इट मीन्स कि वो रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल है सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन की, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। और इसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वनेडियम पेंटाऑक्साइड, जिसको V2O5 क्या है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप लोगों से इनके कैटलिस्ट के नाम भी पूछे जा सकते हैं, पेंटाऑक्साइड, पेंट ऑक्साइड या पेंटाऑक्साइड, वेनेडियम, और इसके लिए टेम्परेचर हम 450 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हम 200 एटमॉस्फेयर लेते हैं। ठीक है, और ये हम किस में सिंथेसाइज करते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, ये इस प्रोसेस का नाम क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फर डाइऑक्साइड की सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्जन के लिए हम जो प्रोसेस का नाम देते हैं वो क्या है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसमें जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं V2O5, वो क्या है, वनेडियम पेंटाऑक्साइड है। अब इसमें क्या होता है कि फॉरवर्ड सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और इन्हीं कंडीशंस में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड और वापस डिकम्पोज होकर हमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वापस दे देता है। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं आपस में और हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन होती है। अमोनिया फॉर्मेशन के लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं वो हैबर्स प्रोसेस है। हैबर्स प्रोसेस के थ्रू हम अमोनिया सिंथेसाइज करते हैं। हैबर्स प्रोसेस की कंडीशंस क्या हैं कि इसमें हम आयरन कैटलिस्ट यूज करते हैं, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया देते हैं और अमोनिया इन्हीं कंडीशंस में वापस डिकम्पोज होकर हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे देता है। तो ये भी हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। मीन्स के हम इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं और उससे हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे बनती है, ये ऐसी इन्हीं कंडीशन में वापस डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है और हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वापस दे देती है। ठीक है, तो पहले जो दो प्रोसेसेस हैं वो ये नेम्ड रिएक्शंस हैं। तो पहला वाला जो है ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस और दूसरा वाला हैबर्स प्रोसेस है। तो आप लोगों ने इनको अच्छे से मेमोराइज करना है, इनकी कंडीशंस, कैटलिस्ट हम क्या यूज कर रहे हैं, ये अच्छे से अपने माइंड में आप लोग बिठा लें। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ SO3। कि SO3 की हम फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे और हम इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करेंगे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो SO3 की फॉर्मेशन कैसे होती है कि SO2 O2 के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास SO3 बनते हैं। ठीक है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें 2SO2 और O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और हमें 2 मोल्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड बन देंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्लोज कंटेनर में लेते हैं और वो आपस में रिएक्ट करती हैं और हमें क्या देती हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड देती हैं। ठीक है, SO3 molecules break to give SO2 and O2। SO3 molecules decompose होते हैं और वो हमें SO2 और O2 दे देते हैं। ठीक है, इन द फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें लेफ्ट टू राइट, तो SO2 एंड O2 रिएक्ट टू प्रोड्यूस SO3। SO2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं और SO3 देते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। जो लेफ्ट टू राइट रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और लेफ्ट टू राइट में रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है,
और जो सेकंड रिएक्शन है जिसमें SO3 ब्रेक हो रहा है और हमें SO2 और O2 दे रहे हैं, ये राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। इसको हम पहले में अगर हम देखें तो SO2 और O2 किस में चेंज हो रहे हैं, SO3 में। ये रिएक्शन कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। और इसको लेफ्ट टू राइट रिएक्शन जो है ये आल्सो कॉल्ड एज फॉरवर्ड रिएक्शन, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन में क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस SO2 और O2 में कन्वर्ट हो रही है और ये राइट टू लेफ्ट होता है, ठीक है। ये राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जा रहा होता है, इसको हम रिवर्स रिएक्शन भी बोलते हैं। और इस केस में जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो किसके तौर पर बिहेव करता है, रिएक्टेंट के तौर पर। और जो रिएक्टेंट्स हैं वो किसके तौर पर बिहेव करेंगे, प्रोडक्ट के तौर पर, ठीक है। SO3 अब क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएंगे, और SO2 और O2 क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना, क्या क्लियर करना है कि जब आप लोगों को मेंशन हो कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, जैसा कि यहाँ भी हमें 2SO2 + O2 2SO3 दिया हुआ है, तो इसमें जब हमें बोला गया है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो हैं वो अलग अलग लिखें, तो फॉरवर्ड रिएक्शन में लेफ्ट साइड वाले जो हैं वो रिएक्टेंट्स के तौर पे और राइट साइड वाले के प्रोडक्ट के तौर पर बिहेव करते हैं। तो यहाँ पे SO2 O2 कन्वर्ट हो रहा है SO3 में, ये हमारे पास क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। और इसी तरह से जब हमने इसका रिवर्स रिएक्शन लिखना है या बैकवर्ड रिएक्शन लिखना है, रिवर्स रिएक्शन लिखना है, तो क्या है, जो हमारा SO3 है ये अब रिएक्टेंट बन जाएगा। मींस अब हम इसे लेफ्ट साइड पे मेंशन करेंगे SO3 को, और जो ये हैं ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम किस साइड पे, प्रोडक्ट्स की साइड पे, मींस के राइट साइड पे मेंशन करेंगे। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और दिस वन इज लेफ्ट रिएक्शन। आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोगों से लेफ्ट रिएक्शन और राइट रिएक्शन, सॉरी, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी का टॉपिक है, इसी को हम मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें हम असल में जो ओवरऑल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया था, एक्सप्लेनेशन अगर हम इसी के देखें तो स्टार्ट में हमने SO2 और O2 को एक क्लोज कंटेनर में डाल दिया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो कंटेनर था उसमें जस्ट दो गैसेस मौजूद थी, SO2 और S2 O2, और इसमें किसी किस्म की SO3 मौजूद नहीं था, ठीक है, क्योंकि उस पर टाइम इज इक्वल टू 0 था और रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो स्टार्टिंग में SO3 क्या था, SO3 की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी, मतलब नो SO3 एट, सो द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, क्योंकि SO3 है ही नहीं, तो यहाँ पे जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हो ही नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे टाइम जो है वो इंक्रीज करता जाएगा, तो टाइम के इंक्रीज करने के बाद जो SO2 और O2 आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे SO3 भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब जब जैसे ही SO3 के मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो सेम कंडीशन के अंदर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मींस के SO3 स्टार्ट डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा SO2 एंड O2 में, ठीक है। और स्टार्टिंग में चूंकि SO2 और O2 की जो कंसंट्रेशन हैं वो हाई हैं, मींस के स्टार्टिंग में हमने हमारे पास जितना का जितना है वो SO2 और O2 है, इनकी अमाउंट हमने काफ़ी ली हुई है। तो कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स SO2 एंड O2, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हाईएस्ट होगी इन द बिगिनिंग। हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में चूंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी इतनी स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो SO2 और O2 हैं इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई हैं, और इनकी कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। लेकिन एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोसीड करके SO3 बना रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, और सो स्पीड ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि SO2 और O2 रिएक्ट करके हमें क्या देते जा रहे हैं, SO3 देते जा रहे हैं, तो इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जा रही हैं। इस वजह से वक्त के साथ साथ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो उसका रेट हमारे पास डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही हैं।
एज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इंक्रीजेस, और जैसे जैसे SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो इसमें से कुछ अमाउंट जो है SO3 की वो स्लोली डिकम्पोज होकर वापस हमें रिएक्टेंट्स देना शुरू हो जाएगी। सो नाउ रिवर्स रिएक्शन हैज स्टार्टेड। अब रिवर्स रिएक्शन भी स्टार्ट हो गया है और रिवर्स रिएक्शन में SO3 रिएक्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा और SO2 O2 किसके तौर पे बिहेव करेंगे, प्रोडक्ट के तौर पे बिहेव करेंगे। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। रिवर्स रिएक्शन में SO3 रिएक्टेंट बन जाएगा और SO2 और O2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो रिएक्टेंट हम SO3 को अब लेफ्ट साइड पे मेंशन कर देंगे और जो रिएक्टेंट्स हैं उनको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो डिक्रीज होता जा रहा है और जो रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन SO3 की बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। फाइनली हमारे पास एक स्टेज ऐसी आएगी कि जिस रेट से जिस रेट से रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं उसी रेट से प्रोडक्ट जो है वो वापस डिकम्पोज होकर हमें रिएक्टेंट देगा। इस तरह इस सिचुएशन में जो दोनों रिएक्शन रेट्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि दोनों रिएक्शन रेट्स फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, as the concentration of SO3 increases the reverse reaction accelerates. Finally a state will reach when the rates of forward and reverse reactions become equal. ठीक है, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन भी साथ साथ हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, तो एक टाइम वक्त के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होता जा रहा है और रिवर्स रिएक्शन जो है वो उसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब दोनों के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जिस रेट से SO2 O2 SO3 में कन्वर्ट हो रही हैं उसी रेट से जो SO3 है वो वापस SO2 और O2 में कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो इसको हम जब इनका दोनों रिएक्शन के रेट जो है वो इक्वल हो जाए तब हम कहते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम तक हम पहुंच चुके हैं। और केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कैसे करेंगे इन सिचुएशन में, द स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस ओकर्स एट द सेम रेट। ठीक है, वो स्टेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एक ही रेट से हो रहे हैं, मतलब सेम स्पीड के साथ हो रहे हैं, तो उस वक्त हम केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं। तो डायनामिक मीन्स कॉन्टिन्यूसली इन मोशन। ठीक है, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए बोलते हैं कि जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका होता है तो रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ठीक है, लेकिन बराबर अमाउंट से सेम स्पीड से जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं और सेम स्पीड से वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो रिएक्शन स्टॉप नहीं हो रहा बल्कि जो स्पीशीज हैं वो कॉन्स्टेंटली रिएक्ट कर रही हैं और प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और वापस वो डिकम्पोज होकर हमें सेम स्पीड से रिएक्टेंट दे रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो रिएक्शन है, जो इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक है। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम है। दिस इज बिकॉज रिएक्शन डू नॉट स्टॉप व्हेन दे रीच इक्विलिब्रियम। ये इस वजह से है क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे स्टॉप नहीं होता। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली रिएक्टिंग जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार रिएक्ट कर रहे हैं, बट द एक्चुअल क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। लेकिन जो उनकी एक्चुअल क्वांटिटीज हैं, लेट्स सपोज हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 मोल हैं और रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स हमारे पास 3 मोल्स हैं। तो इक्विलिब्रियम जब पहुंच चुका था तब हमारे पास इसकी ये कंसंट्रेशन थी। अब चूंकि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो इस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं कि इनकी कंसंट्रेशन 2 मोल ही रहेगी और इनकी कंसंट्रेशन 3 मोल ही रहेगी, इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि स्पीड इनकी अब सेम है। However, actual quantities of reactants and products do not change. This means that concentration of reactants and products क्या हो गई हैं, constant हो गई हैं in the equilibrium state. reactants की 2 मोल concentration constant हो गई और products की 3 मोल concentration constant हो गई। अब जितनी देर तक equilibrium established रहेगा तब तक उनकी concentration change नहीं होंगी, जब तक कि हम उनके ऊपर किसी किस्म की कोई बाहर से उनका टेम्परेचर या प्रेशर वगैरह चेंज नहीं करते। ठीक है, तो दिस वाज द केमिकल इक्विलिब्रियम और इसमें हमने रिवर्स रिएक्शन को डिटेल से पढ़ा था।
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इसका 9.2 कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम है कि इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसको अगर हम फुलफिल करें तो तब तक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले तो आप लोगों ने क्वेश्चन समझना है कि हाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, कि इक्विलिब्रियम कैसे हम अचीव करते हैं। तो इक्विलिब्रियम इस तरह से अचीव होता है कि जब हम रिएक्टेंट्स को या प्रोडक्ट्स को या इन दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मिक्सचर को हम एक क्लोज कंटेनर में रखें। ठीक है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को एक क्लोज कंटेनर में लेना है। ठीक है, तो in each case forward reaction and backward movement in the tank occurs in the same speed। जब हमारे पास क्लोज कंटेनर होगा तो फॉरवर्ड मूवमेंट और बैकवर्ड मूवमेंट दोनों क्या होंगी, सेम स्पीड के साथ होंगी। और जब सेम स्पीड के साथ दोनों मूवमेंट्स हो रही हैं तो दिस लेट्स द सिचुएशन वेयर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स द सेम। तो ये फिर हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सेम रहेंगे फॉर इनडेफिनिटली टाइम। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, द रिएक्शन रिमेन एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन उस वक्त तक इक्विलिब्रियम पर रहेगा जब तक ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, ये कंडीशंस मेंटेन रहेंगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक ये कंडीशंस उसको मिलती रहेंगी, जब तक हम ये कंडीशंस जो हैं वो उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि जब हमारे पास एक कंटेनर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुके हैं तो जब तक इनकी कंसंट्रेशंस कांस्टेंट रहेंगी तब तक जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो एस्टैब्लिश रहेगा। अगर हम इसमें से रिएक्टेंट्स जो है वो मजीद ऐड कर दें तब भी हमारे पास इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, मजीद रिएक्शन जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। या हम प्रोडक्ट्स को रिमूव कर दें तब भी जो है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और वापस जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन मूव करेगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो जब तक क्या रहेंगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट अनचेंज रहेंगी तब तक इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश रहेगा। नेक्स्ट, जब तक हम टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे केमिकल रिएक्शन का तब तक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा। अगर हम रिएक्शन मिक्सर का टेम्परेचर चेंज कर दें तब भी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो सकता है। टेम्परेचर को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम अपनी कंडीशन में रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर को चेंज करने से, वॉल्यूम को चेंज करने से भी जो है वो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है। तो जब तक हम इनको कांस्टेंट रखेंगे तब तक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा। ठीक है, तो चार चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है वो चार चीज़ों पे केमिकल इक्विलिब्रियम चार चीज़ों कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम और प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। जब तक ये चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, जब तक ये सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तब तक जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहेगा। अदरवाइज जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वाज द वीडियो अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिटेल से किया। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के डिफरेंसेस किए हैं। आप लोगों ने उस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। फेडरल बोर्ड के जो पेपर्स हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों ने बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं करना। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।